नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं। इनको हम अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर करेंगे और सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। पूरे 50 प्रश्नों को देखेंगे और साथ में उनसे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट होंगे सबको समझते हुए चलेंगे, जिससे आपका यहीं पर पूरा क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो खेल का मैदान हमें हड़प्पा के कहां से मिला है? धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा आपके गुजरात में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कच्छ के रण में ये स्थित है, लूनी नदी के तट पर ये स्थित है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। धौलावीरा अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। हाल ही में इसे यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है। ठीक है। अगर हम रोपड़ की बात करते हैं, क्योंकि आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल ये कहां हैं, किस नदी के किनारे हैं, आपसे पूछा जाता है। अगर हम रोपड़ की बात करते हैं, रोपड़ आपके पंजाब में है, सतलज नदी के ये तट पर है। यहां से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। इसके अलावा कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाने का जो साक्ष्य है वो भी हमें रोपड़ से मिला है। राखीगढ़ी की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का भारत के अंदर सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आपसे क्वेश्चन बनता है। तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी आपके हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पर यह स्थित है। ठीक है। धौलावीरा की हमने बात कर ली। कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा भी आपके घग्गर नदी के तट पर है, बस ये आपके राजस्थान राज्य में है। जो राखीगढ़ी था यह हरियाणा में था, कालीबंगा राजस्थान में है। कई बार यह क्वेश्चन बनता है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से हमें अग्निकुंड मिला है, यहां से हमें नक्काशीदार ईंटें मिली हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिले हैं, कालीबंगा से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हड़प्पा के स्थलों को लेकर के। इन 50 क्वेश्चन में आपको हिस्ट्री, इसके अलावा ज्योग्राफी, इसके अलावा इकोनॉमी, पॉलिटी, सबके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और सभी प्रीवियस ईयर के। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? देखिए, भारत में सहायक संधि का सबसे पहले इस्तेमाल करता है फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले। यह क्वेश्चन बनता है। और बड़े स्तर पे कौन करता है? बाद में वेलेज़ली करता है। वेलेज़ली ने इसकी शुरुआत करी थी 1798 में और इसको सबसे पहले स्वीकार करता है हैदराबाद। ठीक है। तो पहले कौन स्वीकार करता है? हैदराबाद करता है। क्वेश्चन पूछा है दूसरा कौन था जिसने इस संधि को स्वीकार किया? तो वेलेज़ली की जो सहायक संधि थी, इसे स्वीकार करने वाला दूसरा जो देसी रियासत थी वो थी आपकी मैसूर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 1798 में और बाद में 1800 में हैदराबाद इसे स्वीकार करता है। मैसूर इसे 1799 में करता है। हैदराबाद ने कब करी? 98 में। मैसूर 99 में करता है। इसके बाद तंजौर ये भी 1799 में करता है, तीसरा राज्य बनता है। अवध ये 1801 में और इसके बाद मराठा आते हैं 1802 में। तो इनको आपने याद करना है, क्रम आपसे पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए, सिर्फ ब्रह्म समाज नहीं है यहां पर, तो राजा राम मोहन राय आपने जल्दबाजी में टिक नहीं करना है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। और देखिए, अलग अलग पेपरों में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कहीं पर ब्रह्म समाज पूछ लेता है, कहीं पर आदि ब्रह्म समाज, कहीं पर भारतीय ब्रह्म समाज। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए, इसको समझते हुए चलते हैं। 1828 में राजा राम मोहन राय ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं। ठीक है। यही ब्रह्म सभा 1830 में इसका नाम परिवर्तन हो जाता है ब्रह्म समाज। इसीलिए हम ब्रह्म समाज की स्थापना क्या मानते हैं? 1828। क्वेश्चन बनेगा शुरुआत में किस नाम से बनी थी, तो आप बताएंगे ब्रह्म सभा। ठीक है। जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है, उनके निधन के बाद जो इसका नेतृत्व करते हैं ब्रह्म समाज का, ये करते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद कौन नेतृत्व करता है? देवेंद्र नाथ टैगोर। बाद में ब्रह्म समाज के साथ ये नंबर 1 पे रहते हैं। बाद में केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज के साथ जुड़ जाते हैं। 1865 में
इन दोनों के मध्य में मतभेद हो जाते हैं और 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है, पहली बार जब केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज का गठन कर लेते हैं। तो इसे आपने याद करना है। तो आपको पूरी कहानी याद हो गई। कब बनी थी भारतीय ब्रह्म समाज? 1866 में। किसने बनाई? केशव चंद्र सेन ने। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब ब्रह्म समाज से भारतीय ब्रह्म समाज अलग हो गई तो जो ब्रह्म समाज बनी जिसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर कर रहे थे, उन्हीं ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? नेटिव मैरिज एक्ट की बात करते हैं। यह एक्ट आपके 1872 में आया था। उस समय वाइसरॉय था नॉर्थ ब्रूक। यह क्वेश्चन बन जाता है। इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया कि जो 14 वर्ष से कम उम्र की बालिका हैं और 18 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं, उनके विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, किस एक्ट के माध्यम से? नेटिव मैरिज एक्ट। दो क्वेश्चन बनते हैं, कब आया और उस समय वाइसरॉय कौन था। दूसरा इंपॉर्टेंट ये क्यों है आपके लिए? इसी एक्ट ये कारण बनता है ब्रह्म समाज के दूसरे विभाजन का। पहला विभाजन हमने ऊपर देखा। इस एक्ट के माध्यम से जो 14 साल की कम उम्र की लड़कियां थी, उनके विवाह पर प्रतिबंध लग जाता है। लेकिन जो केशव चंद्र सेन थे, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, ये क्या करते हैं, अपनी कम उम्र की बेटी का विवाह जो उस समय वहां के जो राजा थे कूच बिहार के, उनके साथ कर देते हैं, जिससे इनका और इनके शिष्यों में मतभेद हो जाता है और 1878 में ब्रह्म समाज का दोबारा से विभाजन हो जाता है। अब जो बनती है 1878 में, ये बनती है साधारण ब्रह्म समाज और इसमें कई सारे शामिल होते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण थे उनका नाम था आनंद मोहन बोस। तो ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं। केशव चंद्र सेन को लेकर ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये जो नेटिव मैरिज एक्ट आया था कि कम उम्र में जो बाल विवाह थे उनको रोकने के लिए, इन्हीं के प्रयासों से ये आया था। बाद में इन्होंने ही इसका उल्लंघन करा, जिस वजह से ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन हुआ और साधारण ब्रह्म समाज 1878 में बनी। तो भारतीय ब्रह्म समाज 1866, ब्रह्म समाज 1828 और साधारण ब्रह्म समाज 1878। इन तीनों आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना होती है सन 1905 में और इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बंबई में इसकी स्थापना करते हैं। कई बार लोकेशन भी पूछ लेता है, तो बंबई में इसकी स्थापना होती है। ब्रह्म समाज कलकत्ता में बनी थी। ठीक है, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी के गुरु कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। एक और क्वेश्चन बनता है कि गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये तो गांधी के हैं, इनके थे M.G. रनाडे। तो इनका नाम भी आपने याद करना है। जो M.G. रनाडे थे, महागोविंद रनाडे, ये गोखले के गुरु थे और गोखले गांधी के गुरु थे। ठीक है, चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस का 14 जुलाई 1942 में वर्धा में एक बैठक होती है और यहीं पर इसे पारित किया गया। बाद में इसका अनुमोदन किया गया, इसकी पुष्टि करी गई, जो कांग्रेस का बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अधिवेशन होता है। लेकिन यह पारित कहां हुआ था? वर्धा में हुआ था 1942 में 14 जुलाई को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? देखिए, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और इसका विरोध किया था एनी बेसेंट ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, विपिन चंद्र पाल ने इस आंदोलन का विरोध किया था। तो इसको आपने याद करना है। उपयुक्त सभी यहां पे सही आंसर हो जाएगा। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रक अधिनियम ये आपके 1974 में पारित किया गया। यह है जल के लिए। जल को हटा दीजिए, यहां पर वायु लगा दीजिए। वायु प्रदूषण निवारक नियंत्रक अधिनियम ये आता है 1981 में। ठीक है, तो जल पूछेगा 74, वायु पूछेगा 81। ठीक है, सुबनसिरी और धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? काफी इंपॉर्टेंट ये दोनों नदियां हैं।
हम जानते हैं भारत की जो दो प्रमुख नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यही दोनों नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र जाके ही तो बांग्लादेश में मिलती है ना, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी नदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और धनसिरी नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां आपसे पेपर में पूछी जाती रहती हैं। ये दोनों आपकी असम में प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो सुबनसिरी है ये असम में आती है, फिर अरुणाचल में भी आती है, दोनों में बहती है। धनसिरी की बात करें तो ये असम और नागालैंड में बहती है, लेकिन यहां पर हमें ऐसा राज्य चुनना है जहां पर ये दोनों जाती हों। धनसिरी आपके नागालैंड में नहीं जाती, लेकिन ये दोनों की दोनों असम में जाती हैं, इसीलिए ये सही आंसर हो जाएगा। इसी सुबनसिरी नदी के नाम पर जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के दो जिलों के नाम इसी नदी पर रखे गए हैं, इसी नदी के नाम पर रखे गए हैं। एक का नाम रखा गया है ऊपरी सुबनसिरी जिला और एक है निचली सुबनसिरी जिला। काफी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है और असम में ब्रह्मपुत्र से ये मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है। देखिए, अरल सागर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको देता है। अरल सागर की बात करते हैं। अरल सागर आपके उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य में स्थित है। अरब सागर इन दोनों के बीच में स्थित एक झील है। ठीक है, जैसे कैस्पियन सागर एक झील है, उसी प्रकार अरल सागर भी एक झील है। ठीक है, 1960 के बाद से ये जो झील है लगातार इसका जो आकार है वो सिकुड़ रहा है, ये सूख रही है। ठीक है, और इस घटना को, जो ये झील सूख रही है, सिकुड़ रही है, इस घटना को इस ग्रह की सबसे खराब पर्यावरणीय आपदाओं में से एक माना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है। ठीक है, अरल सागर कहां है? इन दोनों उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में। और इसकी सूखने की घटना 1960 के दशक से शुरू हुई है और इसे इस ग्रह की सबसे खराब पर्यावरण आपदा माना जाता है। ठीक है, उनमें से एक माना जाता है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, कई बार हमने इसके बारे में बात करी है। 39 क में इसके बारे में बताया गया है। 39 क इसको संविधान में 1976 में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के तहत। अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? देखिए, जो आर्टिकल 21A है मौलिक अधिकारों में शामिल है। ये आपके 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसे संविधान में कब जोड़ा गया? तो आर्टिकल 21A को 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसे आपने याद करना है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार, और 86वें संविधान संशोधन के तहत ही मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था कि उनके माता पिता, उनके जो अभिभावक हैं, उनका ये मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा वो दिलाएं। तो दोनों आपने याद करने हैं। कब जोड़ा गया था? 2002 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ कुछ इंपॉर्टेंट ब्यूरो आयोग आपको दिए गए हैं, कानून का नाम है, और दूसरी तरफ आपके वर्ष दिए गए हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में आया, ये आपका सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में आया, ये भी सही है। आपका जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है, क्या ये 1985 में आया था? तो ये गलत हो जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में आया था। तो काफी कम अंतर है, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय जिसके बारे में हम बात करते हैं, ईडी, ये आपके 1956 में बनी थी। इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राजवंश दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दी गई है। तो चलिए इनको देखते हैं। चंदेल राजवंशों की राजधानी खजुराहो में थी या महोबा में थी? तो दोनों इनकी राजधानियां थी, यह आपका सही है। सोलंकी राजवंश अनहिलवाड़ा में शासन करते थे, तो यह भी आपका सही है। जो सोलंकी राजवंश था, गुजरात के सोलंकी, जिनको गुजरात का चालुक्य वंश भी कहते हैं, इन्होंने गुजरात में ही है आपका अनहिलवाड़ा और इसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, प्रतिहार की बात करें तो प्रतिहार राजवंशों की राजधानी कन्नौज में थी। देखिए, कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, पाल नरेशों में, प्रतिहारों में और राष्ट्रकूटों में। इसके बारे में भी हमने कई बार बात करी है। क्वेश्चन बनता है कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष में आखिरकार विजय कौन हुआ था?
किसने राजधानी बनाया था कन्नौज को? तो आखिरकार विजय जो होते हैं वो प्रतिहार होते हैं, ठीक है। तो प्रतिहारों की राजधानी थी कन्नौज। कलचुरी राजवंश की राजधानी क्या अजमेर में थी? ये गलत हो जाएगा। ये इनकी राजधानी अजमेर में नहीं थी, इनकी राजधानी जबलपुर के निकट आपका आता है त्रिपुरी, यानी मध्य प्रदेश में इनकी राजधानी थी, राजस्थान में नहीं थी। इसे आपने याद करना है, ठीक है। कलचुरी राजवंश, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कलचुरी की अगर हम बात करते हैं तो गांगेय देव इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था और इसी राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? देखिए मनसबदारी व्यवस्था की बात करते हैं, इसकी शुरुआत अकबर करता है। कब करता है अकबर मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत? 1577 में करता है, ठीक है। बाद में इस व्यवस्था के अंदर इसको जोड़ता है, नियमों में बदलाव करता है, दो अस्पा सिंह अस्पा इस सिस्टम को जोड़ता है जहांगीर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जहांगीर इसको जोड़ता है 1615 में, ठीक है। अकबर शुरू करता है 1577 में और जहांगीर इसमें इस सिस्टम को जोड़ता है कब? 1615 में। इसे आपने याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन बन जाता है। तो दो क्वेश्चन बन गए। शुरुआत किसने करी? अकबर ने। दो अस्पा सिंह अस्पा किसने जोड़े? ये जोड़े जहांगीर ने, ठीक है। मुगल काल में मुहतसीब कौन था? तो मुगल काल में जो मुहतसीब होता था ये आपका लोक आचरण अधिकारी होता था, ठीक है। इसे आपने याद करनी है। प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने वाला जो अधिकारी होता था उसे ही बोला जाता था मुहतसीब। काफी इंपॉर्टेंट ये अधिकारी है, क्वेश्चन बन सकता है। औरंगजेब के काल में जब हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया तो वो जिम्मेदारी इसी मुहतसीब को दी गई थी कि आप जाइए और मंदिरों को तोड़िए। तो क्वेश्चन बन सकता है कौन था ये? लोक आचरण अधिकारी था, ठीक है। सेना अधिकारी की बात करें तो कौन होता था सेना अधिकारी प्रमुख? वो था मीर बख्शी मुगल काल में। तोपखाने के प्रमुख की बात करते हैं, तोपखाने का प्रमुख कौन होता था? इसका नाम होता था मीर आतिश, ठीक है। इसको भी याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम बात करते हैं गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था, तो गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था उसे वाक्या ए नवीस बोला जाता था, ठीक है। तो इसे आपने याद करना है। बोरी और कूनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काफी सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ही आप कूनो देखेंगे काफी ज्यादा ये न्यूज में रहा था। नामीबिया से जो चीते लाए गए हैं 8 चीते, उनको इसी वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ा गया है। ये आपके मध्य प्रदेश में है। और साथ में बोरी को भी याद कर लीजिए, ये भी आपके एमपी में है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? देखिए वही दो बातें कि राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित कर देता है, कितने समय के अंदर अंदर उसे संसद से भी पारित होना अनिवार्य है? तो यह है 1 महीने के भीतर। अगर राष्ट्रपति इमरजेंसी को घोषित कर देते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर वो प्रस्ताव संसद से पारित हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ही इमरजेंसी आगे कंटिन्यू रहती है, अदरवाइज हट जाती है। तो अवधि क्या है? 1 महीना के अंदर। भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इस क्वेश्चन को भी जल्दबाजी में टिक मत कर देना। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हमने पिछले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस को देखा था। हमने आरसी दत्त के बारे में बात कर ली, हमने दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करी कि इन्होंने राष्ट्रीय आय आर्थिक व्यवस्था को लेकर के कई सारे कार्य किए। इस प्रश्न का उत्तर दोनों ही नहीं है, ठीक है। देखिए आरसी दत्त कौन है? इन्होंने जो सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, धन निष्कासन का सिद्धांत, उसका इन्होंने उल्लेख किया, उसकी इन्होंने व्याख्या करी अपनी किताब में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी कौन थे? इन्होंने भारत में पहली बार प्रयास किया राष्ट्रीय आय की गणना का, लेकिन वो वैज्ञानिक प्रयास नहीं था। क्वेश्चन में पूछा है वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किसने किया? सही आंसर है VKRV राव। तो इनको आपने याद करना है। तो देखिए एक ही टॉपिक से क्वेश्चन रिलेटेड है, राष्ट्रीय आय, और हमने पहले वीडियो में देखा तो आंसर दादा भाई नौरोजी के प्रयास किसने किया। दूसरी वीडियो में देखा कि धन निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या किसने करी, तब आरसी दत्त हो गया था। और तीसरी वीडियो में हम देख रहे हैं वैज्ञानिक पद्धति से किसने किया? VKRV राव ने। इन्होंने 1932 में वैज्ञानिक पद्धति से पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना करी थी। हालांकि यह प्रयास भी काफी सफल नहीं रहा था। इन्होंने किताब भी लिखी, नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 1932 में किताब आती है, किसकी किताब है? VKRV राव की, ठीक है।
पहला प्रयास किसने किया? अगर सिर्फ इतना होगा, वैज्ञानिक पद्धति को हटा दीजिए, आकलन करने का प्रयास पहला किसने किया? दादा भाई नौरोजी 1867-68 में ये करते हैं। ठीक है। VKRV राव की अगर हम बात करते हैं, बाद में ये हमारे भारत के शिक्षा मंत्री भी बनते हैं, इसको भी याद करना। 1971 में ये भारत के शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट रिपोर्ट है, इसे कौन जारी करता है? इसे हर साल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, IMF जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये जारी करता है। IMF का जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन DC में है, इसे आपने याद करना है। IMF की स्थापना 1945 में होती है और 1945 में ही भारत इसका सदस्य बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपको कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ इनके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं। अभिनव भारत संस्था कब बनती है? 1904 में। ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनती है? 1920 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये बनती है 1928 में। नौजवान सभा ये बनती है 1926 में। अब देखते हैं कौन किसका संस्थापक था। ठीक है, वर्ष आपको याद करने हैं। अभिनव भारत संस्था VD सावरकर बनाते हैं, इसका गठन करते हैं और ये बनाई थी इन्होंने 1904 में। ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 20 में तो बनती है, लेकिन लाला लाजपत राय इसके संस्थापक नहीं थे। इसके संस्थापक कौन थे? NM जोशी इसके संस्थापक थे। अगर क्वेश्चन होगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, संस्थापक नहीं थे। संस्थापक कौन था? NM जोशी आपको याद करना है। ठीक है, नारायण मल्हार जोशी उनका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा और यही हमें बताना था। बाकी आपके सही हैं। HSRA, देखिए दो संगठन थे, एक था HSRA और HSRA और एक था आपका HRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये 1928 में बनता है, चंद्रशेखर आजाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और एक था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये 1924 में बनता है, सचिंद्र सन्याल महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं। तो दोनों अलग अलग थे। ठीक है। नेक्स्ट है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी बंग कि बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया। तो शोक दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। क्यों मनाया गया था इस दिन शोक दिवस? क्योंकि इसी दिन से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था और इसी दिन से बंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत भी हो जाती है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? बंगाल विभाजन हार्डिंग के काल में 1912 में दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य दिए हैं, दूसरी तरफ राज्यों के नाम दिए हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य क्या ये उत्तर प्रदेश में है? तो बिल्कुल सही है। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है, बिल्कुल राजस्थान में है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य क्या ये मध्य प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य क्या ये कर्नाटक में है? तो नहीं, ये कर्नाटक में नहीं है, ये आपके जयपुर में है, यानी राजस्थान में है। तो नाहरगढ़ ये जयपुर में है, राजस्थान में है, कर्नाटक में नहीं है। तो ये वन्यजीव अभयारण्य आपको याद करने हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो देखिए, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रिट जारी करना पड़ता है, उनका ये अधिकार है। ठीक है, वो रिट जारी करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट जारी करते हैं मौलिक अधिकारों के हनन पे। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करते हैं वो 32 आर्टिकल के तहत करते हैं, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत करते हैं। तो दोनों आर्टिकल आपने याद करना है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। कितने प्रकार की रिट है? 5 प्रकार की रिट होती हैं। ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां की गई थी? ये जो है ये आपका HRA है, जिसके बारे में हमने बात करी थी ना, 1924 में सचिंद्र सन्याल इसकी स्थापना करते हैं। इसका जो गठन होता है HRA का, ये होता है कानपुर में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और जो HSRA था 1928 में बनता है। देखिए, HSRA इसमें जो ये HSRA था, भगत सिंह की जो नौजवान सभा थी 1926 में जो बनती है, उसका विलय भी इसमें कर दिया जाता है। और ये बनी थी 1928 में, दिल्ली में ये बनी थी। ठीक है। HRA कहां बनी थी? कानपुर में बनी थी। दोनों को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फिर से एक तरफ अकबर के कार्य, दूसरी तरफ उनका वर्ष, ये भी बहुत बार पेपरों में आते हैं। जजिया कर की समाप्ति कल भी हमने देखा था 1564 में होती है। मजहर की घोषणा 1579 में होती है। इलाही संवत की शुरुआत 1582 में नहीं होती, इलाही संवत 1583 में आता है। 1582 में दीन इलाही की शुरुआत करता है अकबर। फतेहपुर सिटी की स्थापना फतेहपुर सीकरी होगा, तो फतेहपुर सीकरी 71 में यह बसाता है, यह बिल्कुल सही है, तो इसे आपने याद करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो फिर से यहां पर आपने मैच करना है। एक तरफ राजाओं के नाम है, एक तरफ इनके द्वारा बनाए गए मंदिरों के नाम है। क्वेश्चन बनते हैं कौन सा मंदिर किसने बनाया है, ठीक है, चलिए देखते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया? तो एलोरा का कैलाश मंदिर यह बनाया राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। कई बार परीक्षाओं में आपसे या तो वंश का नाम पूछता है तो आप राष्ट्रकूट बताएंगे, कई बार राजा का नाम पूछता है तो आप कृष्ण प्रथम का नाम बताएंगे जिसने एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया। रथ मंदिरों का निर्माण किसने किया? तो रथ मंदिर जो महाबलीपुरम के हैं, यहां पे रथ मंदिर बनाए गए हैं, रथों का निर्माण ये करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ये कौन है? पल्लव नरेश है, ठीक है। राजराज प्रथम जो चोल है, इसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी सही है। कांची का कैलाश मंदिर, देखिए दो कैलाश मंदिर हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर ये कृष्ण प्रथम ने बनाया, कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने नहीं, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रथम का प्रमुख है कि जो रथ है महाबलीपुरम में, इनका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम करवाता है, और कांची का कैलाश मंदिर जो है इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय करवाता है। इसको आपने याद करना है, दोनों के दोनों पल्लव नरेश थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है हाईकोर्ट से सलाह लेने के बाद, ठीक है। आर्टिकल 233A कहता है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? तो पश्चिमी घाट पर आपको सदाहरित जो वनस्पति है ये देखने को मिलती है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंड, यहां पर कोंड होगा सिर्फ, ठीक है, तो वातापी कोंड की उपाधि किस शासक ने धारण करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और तीन महत्वपूर्ण राजा इससे जुड़े हुए हैं। एक है आपका हर्षवर्धन, ठीक है, दूसरा है आपका पुलकेशिन द्वितीय, और तीसरा है आपका नरसिंह वर्मन, ठीक है। इन तीनों के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो हर्षवर्धन था इसे पराजित कर देता है पुलकेशिन द्वितीय, और इस पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर देता है नरसिंह वर्मन प्रथम, और नरसिंह वर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद एक उपाधि धारण करता है वातापी कोंड, ठीक है, क्योंकि जो पुलकेशिन द्वितीय था यह वातापी के चालुक्य वंश का राजा था, जैसे गुजरात का चालुक्य, वातापी के चालुक्य, तो ये वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। एक और चीज याद करनी है नरसिंह वर्मन प्रथम को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपसे क्वेश्चन बनता है कि जो ह्वेनसांग था किसके काल में भारत आया? तो ह्वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के काल में, ठीक है, आप सभी जानते हैं, लेकिन वो दक्षिण भारत में भी गया था। जो पल्लव नरेश हैं ये नरसिंह वर्मन प्रथम, इनकी राजधानी थी कांची। क्वेश्चन बनता है जो ह्वेनसांग था कांचीपुरम में किसके काल में गया? नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में गया। नरसिंह वर्मन का प्रथम का जो काल है वो 630 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी तक का है, और इसी दौरान हर्षवर्धन जो ह्वेनसांग था वो दक्षिण भारत में पल्लवों के काल में भी जाता है, पल्लवों के राज्यों में भी जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि पल्लव वंश का कौन सा नरेश था जिसके राज्य में ह्वेनसांग गया था? वो था नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। चलिए, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो देखिए, 1857 की क्रांति के आसपास और उससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह होते हैं जिनको लेकर आपसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। किस क्षेत्र में हुआ, नेतृत्व कौन था, इस तरीके से। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोहों को देखा भी था। यहां पर क्वेश्चन बना है कि इनमें से कौन सा है जो 1857 के ठीक बाद हुआ। अब इसके लिए आपको चारों के पता होने चाहिए, चारों विद्रोह कब कब हुए। सबसे पहले बात करते हैं सन्यासी विद्रोह की। सन्यासी विद्रोह आपके 1770 के समय अपने चरम पे था, और आप क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय किसको जाता है? इसका दमन का श्रेय जाता है वॉरेन हेस्टिंग को। वॉरेन हेस्टिंग कब आया था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया था, तो ये तो होगा नहीं, ये हो गया एलिमिनेट, ठीक है।
पावना विद्रोह की बात करते हैं। पावना विद्रोह आपके 1873 के मध्य और 73 से 76 के मध्य में हुआ था पावना विद्रोह, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये लगभग 1770 के आसपास था। पावना आपके 1873 और 76 के बीच में था ये वाला आपके। संताल विद्रोह की बात करते हैं। संताल विद्रोह और नील विद्रोह बहुत नजदीक हैं। संताल विद्रोह आपके 1855-56 में होता है, नील विद्रोह आपके 1859-60 में होता है। 57 की क्रांति के बाद का पूछा है, नील विद्रोह इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो किसान होते थे उनके ऊपर दबाव बनाया जाता था नील की खेती को करने के लिए, तो किसानों ने मना कर दिया, नील विद्रोह के नाम से इसको जाना गया। नील विद्रोह की जो शुरुआत मानी जाती है, बंगाल में 2 स्थानीय नेता थे, एक का नाम था दिगंबर विश्वास, एक का नाम था विष्णु विश्वास। इनके नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया था और यहीं से इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। नील विद्रोह का उल्लेख किसने अपनी रचना में किया है? तो एक नाटक लिखा गया है नील दर्पण, इसको लिखा है दीनबंधु मित्र ने और इसमें नील विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 1860 के अंदर सरकार नील आयोग का गठन कर लेती है, जिसके बाद नील विद्रोह समाप्त हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक और क्वेश्चन कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देखिए, मामलूक वंश का संस्थापक कौन था? मामलूक वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। मामलूक वंश को ही गुलाम वंश भी बोला जाता है, तो दोनों एक ही नाम है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। लोदी वंश का संस्थापक क्या सिकंदर लोदी था? तो ये गलत हो जाएगा। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान राज्य था बहलोल लोदी का। ठीक है, इसको याद करना है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी यहां पर गलत हो जाएगा। सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खान था, ये सही है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, ये भी आपका सही है। ठीक है, तुजुक-ए-बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? यह क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी। तो देखिए, बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी है। ठीक है, बाद में इसका अनुवाद फारसी में किया जाता है बाबरनामा के नाम से। ठीक है, और ये कौन करता है? ये करता है अब्दुल रहीम खाने खाना, इसका नाम आपने याद करना है। ठीक है, इसने फारसी में किया था। क्वेश्चन बनता है, अंग्रेजी में बाबरनामा का अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का अनुवाद किसने किया? तो अंग्रेजी में 2 नाम आपने याद करने हैं, एक है लेडेन और एक है रस्किन। इन दोनों ने इंग्लिश में बाबरनामा का अनुवाद किया। ठीक है, निम्न में कौन शुभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? होगा यहां पे। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? सही आंसर है शुभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटित होती है, यहां पर घटित होती है। ठीक है, सारी घटनाएं जो मौसमी संबंधी हैं वो आपके शुभ मंडल में ही होती हैं, तो ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस शब्दों को जोड़ा गया था? तो कई बार इनको हम देख चुके हैं, कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, अखंडता शब्द जोड़ा गया, बंधुत्व पहले से था। तो ऑप्शन 1, 2, 3 जहां पर आपको दिखेगा वो सही आंसर हो जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? यहां पर ठीक है, तो बम पर नहीं होगा, बम फेंके थे। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन दोनों ने फेंके थे। कई बार पूछा जाता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में किसने बम फेंके थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये दोनों एचएसआरए संगठन के सदस्य थे। ठीक है, और इन दोनों ने अप्रैल 1929 को जो केंद्रीय विधानसभा थी यहां पर बम फेंके थे, साथ में कुछ पर्चे भी फेंके थे। और इनका जो उस पर्चों में लिखा गया था, उनमें साफ लिखा गया था कि ये हमने बम किसी को मारने के लिए नहीं फेंके, इसका मेन उद्देश्य बहरी कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हमने ये धमाके किए। खाली बेंचों पर ये बम फेंकते हैं। ठीक है, तो इनको भी आपने याद करना है। किसके विरोध में फेंके थे? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के ऊपर उस समय बहस चल रही थी और इन्हीं दोनों के विरोध में ये बम वहां पर फेंकते हैं। ठीक है, जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो जास्कर श्रेणी आपके ट्रांस हिमालय में है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? तो देखिए, दहसाला बंदोबस्त की बात करते हैं। दहसाला बंदोबस्त इसे टोडरमल ने अकबर के काल में शुरू किया था। ठीक है, टोडरमल अपने राजस्व के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, काफी फेमस ये वित्त मंत्री था। टोडरमल को लेकर के क्वेश्चन बनता है। देखिए, टोडरमल अकबर का फेमस वित्त मंत्री था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है अकबर के अलावा और किस राजा के साथ इसने काम किया? तो अकबर से पहले कौन था राजा? अकबर से पहले था शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी के काल में भी इसने कार्य किया है। ठीक है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, जो दाचीग्राम आपका नेशनल पार्क है ये आपके जम्मू कश्मीर में है और ये हंगूल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी। सभी प्रकार के सरकारी आय और व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? तो सभी प्रकार के जो सरकार का खर्चा होता है, जो सरकार की आमदनी होती है, वो भारतीय समेकित समिति यानी कि जो भारतीय समेकित निधि होती है, संचित निधि हम जिसको शॉर्ट में कहते हैं, उसमें जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। कौन करता है? एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी था, एओ ह्यूम, ये कांग्रेस की स्थापना करता है। उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? उस समय भारत का वाइसरॉय था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, कांग्रेस की उत्पत्ति को लेकर के, कांग्रेस की स्थापना को लेकर के सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत ये दिया था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत था क्या? देखिए, अंग्रेज जानते थे कि भारत में दोबारा से 1857 की क्रांति के जैसा विद्रोह हो सकता है, तो उनको एक ऐसा सेफ पैसेज चाहिए था जहां से जो जनता का गुस्सा है वो धीरे धीरे निकल सके, ऐसा ना हो कि हर जगह से बंद हो जाए। तो लाला लाजपत राय का कहना था, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस का गठन किया और कांग्रेस का गठन होने दिया, ताकि जो लोगों का गुस्सा है वो डायरेक्ट सरकार की तरफ से ना हो, वो डायरेक्ट सरकार तक ना जाए, कांग्रेस के माध्यम से सरकार के पास आए, जिससे वो उसको कम कर सके और भारत पर अपना शासन आगे रख सके। तो ये सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत था, किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, इनको आपने याद करना है। जो कांग्रेस की स्थापना है इसको लेकर के अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, तो जल्दी से उनको देख लेते हैं। उनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि कांग्रेस को लेकर के ये स्टेटमेंट किसने दिया था। सबसे पहला, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने बोला था? ये बोला था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसका नाम आपने याद करना है। ठीक है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से द्वारा प्रेरित था, न उनके द्वारा सोचा गया था, यह योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। यह किसने बोला? तो यह बोला सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, यह किसने बोला? तो कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने बोला। ठीक है, वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या बहुत कम है, यह किसने बोला? यह डफरिन ने बोला, जो उस समय वाइसरॉय था, कि कांग्रेस उन अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, इसके अलावा डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रीय विद्रोही भी बोला था। ठीक है, राष्ट्रद्रोही, यह भी किसने बोला था? कांग्रेस को डफरिन ने बोला था राष्ट्रद्रोही। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक का भी एक फेमस स्टेटमेंट कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं होगा, यह स्टेटमेंट किसने दिया था? कांग्रेस को लेकर के तिलक ने दिया था। और कर्जन भी एक स्टेटमेंट देता है, जब कर्जन भारत का वाइसरॉय बनता है तो यह कहता है कि कांग्रेस अपनी मृत्यु की ओर जा रही है, मेरी इच्छा है भारत में रहकर मैं इसकी मृत्यु में इसकी मदद कर सकूं। यह कौन कहता है? कर्जन कहता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन सी थी? देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, देश में विभिन्न जगहों पर समांतर सरकारों का गठन किया जाता है। हालांकि ये सरकारें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती हैं, लेकिन क्वेश्चन बना है कि जितनी भी समांतर सरकारें बनी उनमें सबसे लंबी कौन चली? तो सबसे ज्यादा देर तक चलने वाली समांतर सरकार थी सतारा में जो बनी थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, तमलुक में भी एक समांतर सरकार बनी थी, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में आता है तमलुक, और यहां पर एक जातीय सरकार बनी थी। यह सरकार 1944 तक ही चली थी। ठीक है, जो बलिया है, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक समांतर सरकार बनती है। यह क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बलिया में समांतर सरकार किसके नेतृत्व में बनाई गई? चित्तू पांडे के नेतृत्व में, और यह सरकार भी केवल 1944 तक चलती है। ठीक है, 42 के आसपास ही बनाई गई थी।
सबसे लंबी चलती है सतारा की समांतर सरकार। सतारा में जो समांतर सरकार बनी ये नाना पाटिल और वाई वी चौहान के नेतृत्व में बनी और ये वाली सरकार 1945 तक चली थी। तो भारत में जितनी भी समांतर सरकारें बनी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, वो सब आपके उनमें सबसे ज्यादा सतारा की सरकार चली। इसे आपने याद करना है, ठीक है। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? तो जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं जिसमें आता है अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना, दूसरा है अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, तीसरा है अपरिग्रह यानी कि संपत्ति ना रखना, ठीक है। इसके अलावा चौथा है सत्य यानी कभी भी झूठ ना बोलें, हमेशा सत्य बोलें, और पांचवा है ब्रह्मचार्य यानी कि अपनी इंद्रियों को बस में कीजिए, ठीक है। तो ये 5 महाव्रत हैं, शहादवाद इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? शेख सलीम चिश्ती की बात करते हैं, ये अकबर के समकालीन थे, ठीक है। अकबर इन्हीं के नाम पर इसने जहांगीर का नाम भी सलीम रखा था, बचपन का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती की जो मकबरा है इनका अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, इसे भी याद करना है, अकबर के समकालीन थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में बताए गए हैं? तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो नियम है, बौद्ध संघ से जुड़े हुए जो नियम है, ये आपके विनय पीटक में है। कल भी हमने देखा था बौद्ध ग्रंथों के बारे में कि 3 महत्वपूर्ण पीटक हैं। विनय पीटक में बौद्ध धर्म संबंधी, बौद्ध संघ से संबंधी जो भिक्षुओं के लिए नियम है वो इसमें दिए गए हैं। जो सुत्त पीटक है, सुत्त पीटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, और अभिधम्म पीटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है, ठीक है। जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में महात्मा बुद्ध ने जो भिक्षुओं को उपदेश दिए थे, नियम तो विनय पीटक में है, लेकिन जो भिक्षुओं के लिए उपदेश दिए थे वो अंगुत्तर निकाय में है। इसके अलावा जो मगध के अलावा जो 16 महाजनपद थे मगध समेत, उनका उल्लेख भी हमें किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, एक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और दूसरा जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। तो इनमें हमें 16 महाजनपदों की जानकारी भी मिलती है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? विनय पीटक। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग ये 1948 में बनता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कितने तक की दूरी को प्रादेशिक जल सीमा के रूप में जाना जाता है? तो देखिए 3 प्रकार की सीमाएं होती हैं, समुद्री सीमाएं। एक होती है प्रादेशिक जल सीमा, एक होती है आपकी संलग्न जल सीमा और एक होती है आपकी अनन्य जल सीमा, ठीक है। तीनों की रेंज पूछी जाती है। जो प्रादेशिक जल सीमा होती है वो 12 समुद्री मील तक होती है, इसको याद करना। सबसे पहले कौन सी आती है? प्रादेशिक आती है 12 समुद्री मील तक। इसके बाद आती है संलग्न क्षेत्र। संलग्न जो सीमा होती है ये आपके 24 मील तक होती है, समुद्री मील तक, ठीक है। और फिर आती है आपका अनन्य क्षेत्र, ये आपके 200 मील तक होता है समुद्री सीमा, ठीक है। इसको याद करना। समुद्री मील है, इसे भी याद करना है, नॉर्मल वाला मील नहीं है। दोनों में अंतर क्या है? देखिए जो समुद्री मील होता है, एक समुद्री मील बराबर कितने किलोमीटर होते हैं? एक समुद्री मील बराबर 1.824 किलोमीटर होता है। और जो नॉर्मल मील होता है जो सड़कों में मापा जाता है उसमें एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? उसमें 1.524 होते हैं, 584 होते हैं, ठीक है। इन दोनों को याद करना। ये समुद्री मील है, ये बहुत बार पेपरों में आता है। नॉर्मल मील में इतने होते हैं 1.584, कई बार शॉर्ट में इसे 1.6 लिख देते हैं। और समुद्री मील में कितने होते हैं? 1.8, ठीक है। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो वीरभूमि ये समाधि स्थल है राजीव गांधी का, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। व्यक्तियों के जो महापुरुष हैं इनके समाधि स्थल आपसे पूछे जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करते हैं, इनका जो समाधि स्थल है उसे विजय घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो इंदिरा गांधी है इनके समाधि स्थल को शक्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांति वन के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी का आप सभी जानते हैं राजघाट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति, इनका जो समाधि स्थल है उसे महाप्राण घाट के नाम से जाना जाता है। जो मोरारजी देसाई थे उनको जो उनका समाधि स्थल है उसे अभय घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
जो चौधरी चरण सिंह थे उनके समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जाना जाता है, और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनका जो समाधि स्थल है उसे सदैव अटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, किसके सलाह पर? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा केवल प्रधानमंत्री की सलाह से काम नहीं चलेगा, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति करता है। ठीक है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उनकी संवैधानिक स्थिति को कौन सा कथन दर्शाता है, चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति, इसे राज्य करना, ठीक है। राष्ट्रपति राज्य का प्रतिनिधित्व करता है किंतु शासन नहीं करता, पहला ही कथन हमारा सही है। जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का यानी कि देश का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन शासन वो नहीं चलाता, शासन जो है वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल चलाती है। तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा सही यहां पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉप 50 जीके क्वेश्चन सीरीज का आज हमने यहाँ पे चौथा वीडियो देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको यहाँ पे अच्छे लगे होंगे, साथ में हमने अतिरिक्त तथ्यों को भी यहाँ पे कवर किया। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।